जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और अभी अभी बजट आया है, तो ऐसे में बजट का एनालिसिस करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। या तो किसी टर्म को पूछ लेता है, या फिर जो भी करंट में बजट आया है उससे रिलेटेड कितना एलोकेशन कहाँ हुआ, या फिर बजट का एनालिसिस पूछता है। ज़रूर पूछता है, क्वेश्चन आता है, इसलिए बजट का एनालिसिस करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बजट पढ़ाया था, जो भी बजट के टर्मिनोलॉजी है वो मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप बजट वाले लेक्चर में देखिए। और इसमें हम देखेंगे कि यूनियन बजट जो भी आई है 2022-23 के लिए, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितना पैसा कहाँ डाला गया है, कहाँ से सॉरी, कितना पैसा कहाँ डाला गया है, और एनालिसिस क्या है बजट का, वो हम करते हैं। तो आज बजट का पहला लेक्चर है, देखते हैं बजट में कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा डाला गया है। शुरू करते हैं। यूनियन बजट। बजट हाइलाइट्स क्या है? एक्सपेंडिचर, खर्च कितना हुआ, व्यय, व्यय कितना हुआ। तो 39,44,909 करोड़ का टोटल व्यय है भारत सरकार का इस साल के लिए। जो ये साल 2022-23 का होगा, इसके लिए व्यय होगा 39,44,909 करोड़ का, जो कि 4.6% हायर है, अधिक है देन आरई। आरई मतलब रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट से 4.6% अधिक है इस साल का बजट। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है कि एक बजट एस्टिमेट होता है, बजट एस्टिमेट तो अधिक लगाया जाता है, लेकिन बीच में देखा जाता है कि असली में कितना खर्चा हुआ, तो उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट जारी किया जाता है। तो उसमें देखा जाता है जो भी देखा गया था पिछले साल रिवाइज एस्टिमेट में, उससे कितना अधिक है, 4.6%। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बजट एस्टिमेट में तो अधिक होता ही है, बजट में सरकार अधिक बताती है, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट देखा जाता है तो अधिकतर बार कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो रिवाइज एस्टिमेट से हम लोग देखेंगे आरई से। तो आरई क्या है भाई, 4.6%। आरई से भी इस साल का बजट अधिक है। कहने का मतलब है कि सरकार के पास पैसा बहुत है, सरकार इस साल खर्चा करने जा रही है, और जितना खर्चा करेगी, अब देखेंगे कि सरकार अधिक खर्चा राजस्व व्यय में करेगी या फिर पूंजीगत व्यय में। अगर राजस्व व्यय में अधिक खर्च कर रही है सरकार, इसका मतलब कि उतनी ज़्यादा नौकरियां जनरेट नहीं होगी और लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा नहीं होगा, डे टू डे एक्टिविटी के लिए खर्च किया जा रहा है राजस्व व्यय। लेकिन अगर पूंजीगत व्यय अधिक कर रही है सरकार, तो इसका मतलब है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन होगा, मतलब लोगों को नौकरियां मिलेंगी, मतलब रोजगार जनरेट होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इकोनॉमी की साइकिल अच्छे डायरेक्शन में चलेगी। पूंजीगत व्यय जहां भी अधिक होता है, इसका मतलब कि आपकी संपत्ति या तो बढ़ रही है या फिर कर्ज कम हो रहा है। और पूंजीगत आय का मतलब होता है संपत्ति कम हो रही है या कर्ज बढ़ रहा है, यही होता है। तो पूंजीगत व्यय पूंजीगत आय वाले लेक्चर में देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है। तो रिसीट कितना था इस साल का? इस साल का रिसीट है, मतलब जो सरकार के पास आया, कितना पैसा आया भाई, अदर देन बोरोइंग, उधारी को छोड़ के, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है उसमें उधारी भी रहती है। क्योंकि सरकार जितना, मान लीजिए कि 100 रुपया खर्च करने जा रही है, तो 100 रुपये में हो सकता है 70 रुपया उसकी कमाई होगी और 30 रुपया उधार लिया होगा। तो 70 रुपये, जो 30 रुपया उधारी हुआ, उसका ब्याज चुकाना पड़ेगा, ये अलग मैटर है। ठीक है। और ये जो 70 रुपये आया, तो टोटल रिसीट होता है, तो सरकार को कितना प्राप्त हुआ अलग अलग चीज़ों से। तो अदर देन बोरोइंग, मतलब उधारी को छोड़ के कितना हुआ भाई प्राप्त, 22,83,713 करोड़ सरकार को टोटल प्राप्त हुए, जो कि 4.8% हायर है रिवाइज एस्टिमेट से पिछले साल के। पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से 4.8% अधिक है। इसका मतलब सरकार को अधिक पूंजी आई है, तभी तो सरकार अधिक व्यय करेगी। सरकार को बजट घाटा हो सकता है कम होगा, क्योंकि अगर उधारी कम लेगी तो। ठीक है। कुल मिलाकर टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ है सरकार के पास, और टैक्स कलेक्शन ही क्या, और भी जहां तहां से आय जो होता है वो अच्छा खासा हुआ है। ठीक है। जीडीपी, अब जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, तो नॉमिनल वैल्यू बताई गई है 11.1% होगी जीडीपी की ग्रोथ रेट। जीडीपी वाले लेक्चर में देखिएगा, अच्छे से समझाया गया है कि नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू क्या क्या होता है, पूरे जीडीपी को बढ़िया से बताया गया। तो नॉमिनल वैल्यू देखिए, नॉमिनल वैल्यू में इन्फ्लेशन नाम नाम का होता है, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। नॉमिनल वैल्यू बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, जरूरी नहीं है कि रोजगार जनरेट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। अगर नॉमिनल वैल्यू बढ़ रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स की वजह से, हायर टैक्स की वजह से नॉमिनल वैल्यू बढ़ी हो। अच्छे से समझाएं, उस लेक्चर को देखिएगा। नॉमिनल वैल्यू इसका मतलब टैक्स से भी बढ़ सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन से बढ़ सकते हैं, कहने का मतलब। तो नॉमिनल वैल्यू सरकार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बजट बनाने में, क्योंकि पता चलता है कि इन्फ्लेशन किस सेक्टर में ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कहाँ अधिक हो रहा है, उसको टैकल करेंगे तो कौन कौन सी पॉलिसी अपनाएंगे उसको रोकने के लिए, कहाँ कहाँ पैसा देना है, कहाँ पैसा कम करना है। तो सरकार को के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट बनाने के लिए नॉमिनल वैल्यू जीडीपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पब्लिक को देखा जाए, तो पब्लिक को किसी से मतलब है, रियल वाले से, कि रियल में हमारे देश का ग्रोथ हो रहा है क्या, रियल में प्रोडक्शन हो रहा है क्या, रियल में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं क्या, रियल में लोगों को रोजगार मिल रहा है क्या। तो पब्लिक को रियल वाले से मतलब होता है, लेकिन सरकार को रियल वाले से मतलब होता ही है, लेकिन मेन बजट बनाने में काम आता है नॉमिनल वाला। तो सरकार दर्शाती भी है, क्योंकि नॉमिनल वाले में आपकी जीडीपी का वैल्यू बढ़ जाएगा।
और रियल वाले में जाहिर सी बात है 11.1% से जीडीपी की वैल्यू कम आएगी, तो सरकार नॉमिनल बताती है, ये भी है। लेकिन सरकार को नॉमिनल वाले ज़्यादा मदद करता है बजट बनाने में। अब रेवेन्यू डिफिसिट कितना था, डिफिसिट मतलब घाटा, तो राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं राजस्व घाटे को, रिसीट प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर व्यय, और डिफिसिट घाटा, तो रेवेन्यू डिफिसिट मतलब राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटे वाले चैप्टर को देखिएगा कि जितना खर्च हुआ अधिक हो गया और प्राप्तियां कम हुई, राजस्व प्राप्तियां। तो इसमें क्या होता है रेवेन्यू डिफिसिट में कि टारगेटेड है इस साल का, इस बजट का 2022-23 का टारगेट कितना रखा गया है 3.8% ऑफ जीडीपी, विच इज लोअर देन रिवाइज एस्टिमेट 4.7% इन 2021 टू 2022। कहने का मतलब है कि इस बार का जो घाटा होगा वो 3.1% का टारगेट रखा गया है और पिछले साल के आरई से रिवाइज एस्टिमेट से 4.7% कम है। ठीक है, अच्छी बात है। लोअर देन मतलब पिछले साल से कम है, तो ये अच्छी बात है। रेवेन्यू डिफिसिट कम हो रहा है, वो भी रिवाइज एस्टिमेट से पिछले साल का, तो अच्छी बात है। अब फिजिकल डिफिसिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिकल डिफिसिट में को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटे वाले लेक्चर को देखिए, बजट वाले में अच्छे से सबको डिटेल में डिस्कस किया गया है। राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, कैसे बढ़ता है, क्या घटता है, घटने का क्या मतलब होता है, बढ़ने का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं अच्छे से, तो उसको आप देखिएगा। तो इसमें फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा टारगेटेड है इस साल का, कितना टारगेट रखा गया है, तो 6.8% ऑफ जीडीपी, व्हिच इज लोअर देन रिवाइज एस्टिमेट इन रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2021 टू 2022। तो ये भी कम है 6.4%। ठीक है, 6.4% पे टारगेट रखा गया है इसका। ठीक है, ये भी पिछले साल से कम है। अब कहाँ गया, हाँ, मिनिस्ट्री को कितना एलोकेशन दिया गया है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री को, तो 13 ऐसी मिनिस्ट्री है जिसको अधिक पैसा दिया गया है एलोकेशन में, और कौन कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे अधिक पैसा दिया गया है। तो देखते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री को पिछले साल की तुलना में इस साल पैसा बढ़ाया गया है। अगर बढ़ाया गया है तो कहने का मतलब है कि वो मिनिस्ट्री अच्छे से वर्क करेंगी, मतलब सरकार टारगेट करना चाहिए किसी पार्टिकुलर मिनिस्ट्री को, किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए, तो उसको ज़्यादा पैसा दे रही है तो अच्छे से काम करेगी तो तुरंत ग्रोथ होगा उस मिनिस्ट्री में। तो देखते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्री को ज़्यादा पैसा दिया गया है। 13 मिनिस्ट्री को दिया गया है, 13 मिनिस्ट्रीज विच इज हायर एलोकेशंस, हायर इंक्रीज इन एलोकेशन। कौन कौन से मिनिस्ट्री में हायर इंक्रीज हुआ है, अधिक इंक्रीज हुआ है, तो कहाँ गया, कौन कौन सी मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें 93% इंक्रीज हुआ है। पिछले साल की बजट की तुलना में इस साल के बजट में 93% इंक्रीज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन सेक्टर जो भी है ये मजबूत होगा, काफ़ी इस साल ग्रो करने वाली है मिनिस्ट्री। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे में 52% का इंक्रीज किया गया है। कहने का मतलब है भारत सरकार का जोर है अच्छे उन्नत क्वालिटी के एक्सप्रेसवे बनाना, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छे हाईवे बनाना और अच्छे एक्सप्रेसवे को बढ़ावा देना। तो ऐसे में एक्सप्रेसवे बनाना है तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को अधिक पैसा देना पड़ेगा। अब अधिक पैसा देना पड़ेगा तो उसमें एलोकेशन बढ़ाया गया है 52%। कहा जाता है कि अच्छे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मान लीजिए कि अगर 1.5 लाख करोड़ अगर इस मिनिस्ट्री को जारी की जाती है, लेकिन सड़क बनता है 15 लाख करोड़ का, तो नितिन गडकरी साहब काफ़ी अच्छे नेता हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी मिनिस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ के करीब जारी किया जाता है पैसा, लेकिन हम बनाते हैं 15 लाख करोड़ तक के हाईवेज़। तो कहीं ना कहीं हम प्राइवेट पार्टीज़ को बुलाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के पीपीपी मॉडल पे रोड का डेवलपमेंट करती हैं। ऐसे में जब प्राइवेट सेक्टर आएगी और रोड बनाएगी लाखों करोड़ लगा के, तो क्या होगा, टोल टैक्स बढ़ेगा, जगह जगह पे भारी मात्रा में टैक्स की वसूली की जाएगी। तो उन्होंने बोला कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर हम रोड बना रहे हैं और वहाँ पे रोड बना तो वहाँ पे तो ट्रैफिक है नहीं, तो टोल टैक्स वसूली कम होगी। लेकिन वही अगर रोड गुजरात में बनता है या महाराष्ट्र में बनता है या दिल्ली में बनता है या हरियाणा में बनता है, तो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है तो टोल टैक्स की वसूली होगी। तो वहाँ लगातार टोल टैक्स लगाएंगे, कम दूरी पर टोल टैक्स लगाएंगे, अधिक टोल टैक्स से वसूलेंगे या कहीं ना कहीं जाके नॉर्थ ईस्ट में उसी पैसे को लगाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर प्राइवेट पार्टी आके रोड बनाती हैं तो वहाँ से उनको पैसा निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, पैसा जल्दी निकलेगा नहीं क्योंकि ट्रैफिक है ही नहीं। लेकिन वही ट्रैफिक किसी डेवलप्ड स्टेट में देखें तो अच्छी खासी ट्रैफिक है, अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ से पैसा वसूल के लोगों से और कहीं ना कहीं इधर डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये उनकी बातें हैं, लेकिन बता दिया, काफ़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन हालांकि पिछले राज्यों में भी अच्छा खासा एक्सप्रेसवे बनना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, बिहार में भी एक एक्सप्रेसवे आया जो करीब 620 किलोमीटर के आसपास ये एक्सप्रेसवे है, 615 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्स, अगर मैं सही हूँ याद कर पा रहा हूँ तो, जिसमें से जिसको गोरखपुर से लेके और सिलीगुड़ी तक जोड़ा जाएगा।
और इसमें बिहार के जितने भी नॉर्थ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब के सब एक साथ जुड़ेंगे, और ऐसे में उस पूरे हाईवे का 400 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ बिहार में बनेगा। तो ऐसे में पिछड़े राज्यों का भी डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को। खैर देखते हैं, अच्छा पैसा मिला है उसमें, कहने का मतलब यह है अच्छा पैसा मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में 25% मिला है। भाई अगर जल शक्ति मिनिस्ट्री में पैसा मिलेगा तो नदियों की सफाई होगी, चाहे लोगों को टैप वाटर जो मिलेगा अच्छा खासा टैप वाटर मिलेगा। तो कहने का मतलब है जल शक्ति मिनिस्ट्री में अगर अच्छा पैसा जा रहा है तो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है, साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग को भी अच्छा बनाएगा ये, ठीक है। और जब लोग स्वच्छ पानी भी पिएंगे, सब कुछ स्वच्छ रहेगा, तो फिर बीमारियां भी कम होंगी, तो जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो जाता है इसमें खर्च होता है उसको भी कम कर पाएंगे सरकार। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में अच्छा खासा पैसा दिया गया है, बढ़ाया गया है मतलब कहने का। अब सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG, इसके लिए कितना फिक्स किया गया है? लिस्टेड इक्विटीज एंड इक्विटीज म्यूचुअल फंड के लिए कैप्ड एट 15% पे इसको फिक्स कर दिया गया। कहने का मतलब है 2 करोड़ और 5 करोड़ के लिए अलग टैक्स लगता था, अब दोनों को मिला के 15% के टैक्स पे फिक्स कर दिया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे कितना % टैक्स लगाया गया है? इस बार 30% टैक्स लगा दिया गया है, ये नया है। तो वर्चुअल एसेट पे जो भी क्रिप्टो करेंसी का यूज करके जो भी एसेट आप खरीद रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगता था, अब 30% का उस पर टैक्स लगा दिया गया है। कहने का मतलब है क्रिप्टो करेंसी को लेकर थोड़ी सी सरकार सख्त हो रही है, ठीक है। कोऑपरेटिव्स पे कितना % टैक्स लगाया गया? अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 12% पहले था, अब 7% पे लेके आ गए हैं। कहने का मतलब है एक नई मिनिस्ट्री भी बनाई गई है जिसके मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के अंडर में बनाई गई है। तो कहने का मतलब है सरकार कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना चाहती है, इसके लिए उस पर से टैक्स घटा लिया। टैक्स घटाने का मतलब हुआ कि कोऑपरेटिव्स के पास बहुत पैसा होगा, इससे रूरल इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, साथ ही साथ जो मतलब छोटे रोजगार हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। कोऑपरेटिव्स के तहत जितने भी कार्य होते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब उनको टैक्स कम देना होगा। पहले 12% के दायरे में आते थे, अब 7% में आएंगे, ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया जाएगा, इज बीइंग अमेंडेड टू इनेबल RBI टू इशू इट्स डिजिटल करेंसी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया जाएगा और रिजर्व बैंक को ये पावर दी जाएगी कि आप डिजिटल करेंसी को इशू कीजिए। कहने का मतलब है डिजिटल करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक तरह से। तो विपक्ष इस बात पे बोल रही है कि क्या सरकार अब क्रिप्टो करेंसी को लीगल करनी चाहिए, क्या सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई क्रिप्टो करेंसी, अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी? विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और कहीं ना कहीं देख भी पड़ता है, ऐसा लगता भी है कि भाई रिजर्व बैंक को क्रिप्टो मतलब डिजिटल करेंसी इशू करने की ज़रूरत ही क्या है, हमारा रुपया है। तो कहीं ना कहीं अब रिजर्व बैंक द्वारा ही इशू किया गया डिजिटल करेंसी ही देश में मान्य होगा, और डिजिटल करेंसी से जितने भी डिजिटल मतलब एक्टिविटी करके करेंसी से जितने भी आप जैसे क्रिप्टो करेंसी का यूज करके जो भी एसेट आप कमाए हैं उस पर 30% सरकार टैक्स लगा दी है, ठीक है। तो ये नया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब क्या करने वाली है भाई, नया डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। पहला ये और दूसरा वर्चुअल एसेट पर टैक्स लगाए गए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 30%। और इसको साथ ही साथ ये सब तो इंपॉर्टेंट होता ही है हमेशा, कितना % GDP की वैल्यू बताई गई है इसमें बजट में, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस साल कितना खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, घाटा कितना हो रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है ही। किस मिनिस्ट्री को कितना अधिक पैसा दिया गया है, हो सकता है बढ़िया क्वेश्चन पूछे इसमें, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज किया गया है, 93% इंक्रीज किया गया है, ठीक है। उसके बाद अब कहाँ आ गए? हाँ, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप सरकार चली है, क्या है? रिवर लिंकिंग के दृष्टि से अगर देखें रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में तो क्या की है सरकार ने, पहले बोल देता हूँ तब मैं बताऊंगा। द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को कितना दिया गया है? 44,605 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब क्या है कि देखिए केन बेतवा नदी को जोड़ा गया है, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 30 नदियों का लिंक प्रोजेक्ट चलेगा। ऐसे में केन बेतवा पहला नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या है कि पिछले साल इसको चालू किया गया, इस परियोजना को शुरू किया गया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को साइन किया गया पिछले साल, तो ये पिछले साल का करंट अफेयर था। लेकिन सरकार ने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर सरकार ने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इस प्रोजेक्ट के लिए दी है तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और अलग अलग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा।
अलग अलग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और तब लगेगा कि ये तो पिछले साल का करंट अफेयर था, या फिर समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन आया क्यों या फिर आया कहाँ से। तो कहीं ना कहीं सरकार बड़ा हिस्सा दी है, तो एग्जामिनर्स इससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे कि केन रिवर कहाँ से आती है, या फिर बेतवा रिवर कहाँ से आती है, या फिर कौन से रिवर का पानी किस रिवर में डाला जाएगा, या फिर इस रिवर को कौन कौन साइन किया है, कहाँ साइन हुआ है, किस दिन साइन हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन सा डैम बनाया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं। टोटल कितनी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स देश में हैं, ये पहला प्रोजेक्ट है तो टोटल और कितनी है, ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए लिख दिया गया है करंट अफेयर से। ठीक है, तो ये बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सरकार ने एक बड़ा हिस्सा दिया है बजट का। ठीक है, सरकार अपने घर से खर्चा हुआ है, सरकार के घर से एक बड़ा हिस्सा खर्चा हुआ है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 44,605 करोड़ खर्चा हुआ है। तो ऐसे में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए लिख दिया गया इसके बारे में। देखिए, द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स, इसके लिए फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, 2 स्टेट्स साइंड अ ट्राईपार्टिस एग्रीमेंट विद सेंटर एंड ऑन वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, मतलब कि 2 स्टेट और एक सेंटर मिलकर ट्राई पार्टी साइन हुआ है ये प्रोजेक्ट। और कब साइन हुआ, तो विश्व जल दिवस के दिन 22 मार्च को, 22 मार्च को साइन हुआ। ठीक है, रिवर इंटरलिंकिंग एम्स टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर टू इन एमपी टू बेतवा रिवर इन यूपी टू इरिगेट ड्रॉट प्रोन एरिया इन बुंदेलखंड रीजन। कहने का मतलब है कि सरप्लस वाटर, अधिक वाटर कौन से, केन रिवर से, केन पहले नाम है ना, केन बेतवा, पहले केन बेतवा बाद में, तो केन रिवर में अधिक पानी है एमपी के, इस पानी को निकाल के बेतवा रिवर में डाला जाएगा। ठीक है, बेतवा रिवर कहाँ पड़ता है भाई, बुंदेलखंड साइड में। बुंदेलखंड क्या है, तो सूखा ग्रसित क्षेत्र है, डॉट प्रोन एरिया। ठीक है, तो सूखा ग्रसित क्षेत्र है, इसमें केन रिवर का पानी बेतवा रिवर में डाला जाएगा और सूखे से निजात मिलेगी लोगों को, साथ में सिंचाई एक्टिविटी बढ़ेगी और कुल मिला के किसानों की आय बढ़ेगी क्योंकि खेती अच्छी होगी। हम जानते हैं मानसून पे खेती हमारी डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, और मानसून का बजट पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं जीडीपी का परसेप्शन जो भी डाला गया है कि जीडीपी कितना ग्रोथ रहेगी, इसमें ये पहले से माना गया है कि हमारा मानसून नॉर्मल होगा। तो कहीं ना कहीं एक बजट निर्धारण में भी मानसून की बड़ी भूमिका रहती है क्योंकि हमारी सिंचाई मानसून पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे में जब हम केन और बेतवा रिवर को लिंक करेंगे तो सूखे से निजात मिलेगी, साथ ही साथ फसलों को सिंचाई की व्यवस्था भी होगी और बारिश पर निर्भरता भी कम होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हो गया है एमपी टू ये बेतवा रिवर बता दिया। उसके बाद द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स दुधवा डैम। दुधवा डैम, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है दुधवा डैम कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है, तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट केन बेतवा रिवर के अंतर्गत ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दुधवा डैम बनाया जाएगा। उसके बाद 230 किलोमीटर कैनाल बनाई जाएगी, एक नहर बनाई जाएगी 230 किलोमीटर की। ठीक है, केन बेतवा अब जोड़ना है तो नहर तो बनाया ही जाएगा ना, दोनों को लिंक करना है, तो दुधवा डैम बनाया जाएगा और 230 किलोमीटर की कैनाल बनाई जाएगी। उसके बाद केन बेतवा इज वन ऑफ द 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में से एक है। अब 29 अभी बाकी हैं, वो भी अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो लिख दिया गया है यहाँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि क्वेश्चन बन जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस साल जितने भी एग्जाम्स होंगे वो कहीं ना कहीं ये बनेगा। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया, खर्चा किया, तो कहाँ कहाँ खर्चा किया, यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए कि खर्चा टोटल कितना की, लेकिन सरकार ने हम लोग पढ़े थे कि पूंजीगत व्यय कितना होता है और राजस्व व्यय कितना करती है सरकार। तो देखते हैं इस बार, पिछले साल के बजट में करीब 34.5 लाख करोड़ का बजट था। ठीक है, जिसमें 5.5 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय और बाकी 29.5 लाख करोड़ के आसपास राजस्व व्यय की थी। लेकिन इस बार सरकार ने व्यय को बढ़ाया है, खासकर पूंजीगत व्यय को बढ़ाया। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का मतलब है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन होगा। कहने का मतलब है सरकार की संपत्ति बढ़ जाएगी या फिर लोन कम होगा। ऐसे में अगर सरकार की संपत्ति बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन होगा, तो उसको बनाने के लिए भी मजदूर लगेंगे, तो लोगों को नौकरियां मिलेगी, मजदूर लगेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, रखेंगे तो नहीं। तो जैसा कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट है C+G+I+X-M, तो जो C है कंज्यूमर स्पेंडिंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाएगा। क्यों, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, बचत बढ़ेगी तो स्पेंडिंग बढ़ेगा। जब स्पेंडिंग बढ़ेगा तो 55% स्पेंडिंग का ही भाग होता है पूरे के पूरे जीडीपी में। C+G+I+X-M में C की वैल्यू 55% डिपेंड करती है। जब कंज्यूमर स्पेंडिंग 55% डिपेंड, मतलब जीडीपी कंज्यूमर स्पेंडिंग पर 55% तक डिपेंड करती है। ऐसे में जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्च करेगी तो जीडीपी ग्रो करेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं।
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है कि कितना खर्च कर रही है सरकार टोटल नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, तो 31,94,663 करोड़ खर्च करी है, जो कि पिछले साल के से 0.9% हायर है। पिछले साल से 0.9% अधिक सरकार खर्च कर रही है। कोई मामूली सी बढ़त ली है सरकार, क्योंकि 29 लाख करोड़ पिछले साल खर्च की थी। इस साल कौन ज़्यादा खर्च किया है? 31,94,663 करोड़ खर्च करे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्च किया है? 7,50,246 करोड़ सरकार खर्च कर रही है, जो कि पिछले साल से पिछले साल से 24.5% अधिक है। तो कहने का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ोतरी किया गया है? 0.9%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ोतरी किया गया है? 24.5%। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों का जॉब गया तो उनके पास खाने के लिए भी नहीं बचे, गरीबी बढ़े। तो गरीबी बढ़े, ऐसे में उनको खिलाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़ी आबादी गरीबी में जाने से बच जाएगी। कहीं ना कहीं अलग अलग सामाजिक योजनाएं भी चलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में थोड़ा सा तो बढ़ावा करना ही पड़ेगा पिछले साल की तुलना में। और कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया गया ताकि मार्केट इकोनॉमी में लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, अब बजट भाषण में आप सुन रहे होंगे, बजट भाषण में बीच में ही फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी वित्त मंत्री साहिबा है, उनके जो हमारी वित्त मंत्री साहिबा है, उनके हाथ में बताया गया कि जनवरी एक हाथ में एक पेपर उठाई और बताई कि जनवरी में अब तक जीएसटी में सर्वाधिक कलेक्शन हुआ है। ये भी करंट अफेयर में आ सकता है। जनवरी माह में जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ सर्वाधिक कलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी गर्व से सरकार बताई इस बात को। हालांकि आलोचक ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो पैसा आ रहा है जीएसटी कलेक्शन में कहीं ना कहीं पेट्रोल टैक्स बढ़ाने से आ रहा है, पेट्रोल पे और डीजल पे। अलग बात है, उनके कहने का बात अलग है, लेकिन फिर भी सरकार के पास अगर पैसा आ रहा है तो सरकार उस पैसे को रखेगी नहीं, कहीं ना कहीं खर्च करेगी। और खर्च करेगी तो या तो पूंजीगत व्यय करेगी, थोड़ा सा राजस्व व्यय भी करेगी, और कहीं ना कहीं अपने पहले से जो कर्जा ली है उसको उतारना चाहेगी। कहने का मतलब है इकोनॉमी में पैसा डालेगी अलग अलग सेक्टर में। ठीक है, चाहे जो हो, सरकार के पास टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा, अब जैसे बढ़ा। हाँ, अब बजट आया है तो कहीं ना कहीं मतलब अगर पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं रोजगार में वृद्धि होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।